नारायण पत्रकारिता सम्मान समारोह 2023 हार्दिक स्वागत है। दीप प्रज्वलन से महामहिम से प्रार्थना। विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष श्री सुधीर जोगलेकर जी, विश्व संवाद केंद्र के प्रमुख श्री निशीथ भंडारकर जी दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। महामहिम से करपत्र प्रार्थना है। उसको दे राष्ट्रगान के लिए हम सभी खड़े रहेंगे। आप सभी सम्मान समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत इस सृष्टि के आद्य वार्ताहार रहे हैं, ऐसा यदि हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। मैं विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष श्री सुधीर जोगलेकर जी से प्रार्थना करता हूं कि आप महामहिम राज्यपाल जी का स्वागत करें। यह वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350वां वर्ष है। इस अवसर पर हम महामहिम को, राज्यपाल महोदय को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा प्रदान कर रहे हैं। श्री निशीथ भंडारकर जी से निवेदन करता हूं कि आप आएं और विश्व संवाद केंद्र के बारे में आपको जानकारी दें। और नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और मैं महामहिम राज्यपाल जी का हृदय से आभार प्रदर्शित करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ हमारे इस कार्यक्रम के लिए दिया है। इससे पहले कि मैं विश्व संवाद केंद्र के विषय में कुछ आपको जानकारी दूँ, मैं एक छोटा सा परिचय महामहिम राज्यपाल जी के विषय में देना चाहता हूँ। हमारे राज्य में नए हैं, इसलिए मैं एक छोटा सा परिचय उनके लिए हूँ, उनका अनुमति चाहता हूँ एक छोटा सा देने के लिए। किसान पुत्र महामहिम श्री रमेश बैस जी का जन्म अविभाजित मध्य प्रदेश के रायपुर, जो आज छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी में हुआ था। महामहिम ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत निकाय, जिसे नगर पालिका या नगर निगम कहा जाता है, चुनाव से शुरुआत की और रायपुर लोकसभा सीट से 5 बार सांसद रहे। महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद सुशोभित करने के पूर्व वे त्रिपुरा और झारखंड के राज्यपाल भी रहे हैं। अपने सक्रिय राजनीति के दौर में श्री बैस ने स्टील, खान, रसायन, उर्वरक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संभाला था। मैं पर्सनली ये कह सकता हूं कि वे बेहद लोकप्रिय और सरल स्वभाव के हैं। वुडक्राफ्ट, पेंटिंग, बागवानी और आंतरिक सजावट में बेहद इनको रुचि है। मुझे याद है किस तरह उनके त्रिपुरा राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान राजभवन के आंतरिक सजावट के लिए पेंटिंग और क्राफ्ट स्वतः करने लग गए थे। झारखंड में किस तरह एक सामान्य व्यक्ति की तरह बगीचों की देखभाल करते रहे और राजभवन के इस बगीचों को उन्होंने आम जनता के लिए कौतूहल का केंद्र और पर्यटन स्थल बना दिया था।
अगली बार जब आप कभी राजभवन में आए और एक व्यक्ति को सामान्य कपड़ों में बागवानी करते या क्राफ्ट करते देखे तो भौचक्का मत होइएगा, वे अवश्य मैंने बचपन से महामहिम जी को करीब से देखा है। 1977-78 के दरमियान मेरी माता जी सरपंच रही जनसंघ की ओर से, और 79 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो महामहिम ने ही उन्हें आमदार के लिए टिकट दिया था। छत्तीसगढ़ की जनता की माने तो महामहिम राज्यपाल जन के नेता हैं, सभी के पहुंच के पास और हंसमुख और सरल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी महाराज व संतों के इस पावन राज्य में आपका हार्दिक स्वागत है। इसकी स्थापना से लेकर आज तक इसके कार्यकाल में कालानुकित परिवर्तन होते रहे हैं। आरंभ में जहां इसके पास संघ विचार से प्रेरित संस्थाओं के महती समाज कार्यों को जनता तक ले जाने का कार्य था, तो आगे चलकर मीडिया से संबंध स्थापित करना और अब कंटेंट रिसर्च लैब के रूप में विश्व संवाद केंद्र कार्य कर रहा है। हमारे लिए देश और उसकी सार्वभौमिकता सर्वोपरि है। भारत के नागरिकों को मन में सकारात्मक विचार लाने के दृष्टि से और अपने महान राष्ट्र पर गर्व महसूस करने के लिए हमें लगता है कि अपने आपसी सामंजस्य की आवश्यकता है, और मुख्य केंद्र बिंदु उसका वही है, सही तत्व के आधार पर सकारात्मक संचार का मुक्त प्रवाह हो। विश्व संवाद केंद्र का घोषवाक्य यदि आपने देखा हो, संवादा सौहार्दम, अर्थात संवाद के माध्यम से सौहार्द का निर्माण करना, इस पे हम बल देते हैं। आज हम सब वैचारिक युद्ध सदृश स्थिति में हैं। लगभग 200 वर्षों से झूठ, गलत बयानी का जो युद्ध चल रहा है, और आज इस सस्ते इंटरनेट ने उसको उपलब्धता को इस और गति दे दी है। गलत खबर फैलाकर देश में अशांति फैलाना और देश के सदृश ताने बाने को तोड़ना, यही रही है कुछ देश विघटन कार्यों की व्यूहरचना। हमारा मानना है प्रत्येक खबर के पीछे एक और खबर होती है। उन खबरों का गहराई से अध्ययन कर उस पर शोध, विश्लेषणात्मक व सच्चे पहलू को सामने लाने का नाम ही विश्व संवाद केंद्र है। इसके लिए हम कई अभ्यास वर्ग का संचालन, जैसे सिटीजन जर्नलिज्म, वीडियो मेकिंग, पोस्टर डिजाइनिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग, यंग थिंकर्स मीट इत्यादि करते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि विभिन्न विषयों को सतत रिसर्च करते हुए मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, लेखकों, स्तंभ लेखकों को बेस डॉक्यूमेंट प्रदान करना। कहते हैं ना, 1 और 1 11। अतः सभी के संपर्क, सहभाग और सहयोग के द्वारा एक सशक्त भारत गढ़ने का हमारा संकल्प है। आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए, और आगे की कार्यक्रम के लिए मैं मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि संचालन कंटिन्यू करें। थैंक यू। निश्चित ने विश्व संवाद केंद्र का परिचय रखा। अब मैं विश्व संवाद केंद्र की ओर से प्रतिवर्ष दिए जाने वाले इस देवर्षि नारद पत्रकारिता सम्मान का परिचय देने के लिए विश्व संवाद केंद्र मुंबई के अध्यक्ष श्री सुधीर जोगड़ेकर जी को आमंत्रित करता हूं। सुधीर जी। नमस्कार। यद्यपि कार्यक्रम पूरा हिंदी में हो रहा है, लेकिन हम महाराष्ट्र में रहते हैं और मराठी हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है, इसलिए मैं थोड़ा मराठी में बोलने का साहस करूंगा। आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे की आज 3 मे आहे आणि नारद जयंती आहे 6 तारखेला, पण 6 तारखेच्या पार्श्वभूमीवर आज 3 तारखेला हा कार्यक्रम 2 कारणांनी होतोय। एक तर माननीय राज्यपालांची उपलब्धता, आणि दुसरं म्हणजे वृत्तपत्र स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती जो प्रेस फ्रीडम डे साजरा होतो तो आजच्या दिवशी होतो 3 मेला। त्यामुळे आजच्या दिवसाला विशेष महत्त्व आहे। महाराष्ट्रामध्ये 6 जानेवारीला बाळशास्त्री जांभेकरांनी जेव्हा दर्पण सुरू केलं तेव्हा पहिल्यांदा मराठीमधला वृत्तपत्र दिन हा साजरा करायला म्हणून सुरुवात झाली। परंतु त्याचबरोबर 16 नोव्हेंबर हा प्रेस काउन्सिलच्या स्थापनेचा दिवस असल्यामुळे त्या दिवशीही आपल्याकडे प्रेस डे हा पाळला जातो। तेव्हा असं 6 जानेवारी, त्यानंतर नारद जयंती, 16 नोव्हेंबर असे वेगवेगळे दिवस साजरे होत असताना विश्व संवाद केंद्राने असा विचार केला की ज्याला भारतीय पार्श्वभूमी आहे
असा नारद जयंतीचा दिवस, ज्या नारदांना आद्य पत्रकार म्हणून आपल्याकडे ओळखलं जातं, त्यांची जयंती ही पत्रकार दिन म्हणून आपण साजरी करावी. आणि त्यामुळे 25 वर्षापूर्वी ज्या वेळेला मुंबईमध्ये विश्वसंवाद केंद्राची स्थापना झाली, त्यावेळेला हा कार्यक्रम साजरा करायला सुरुवात झाली. जसं निशीजींनी सांगितलं की विश्वसंवाद केंद्राचं हे 25वं वर्ष आहे, तसं नारद पुरस्काराचं हे यंदाचं 24वं वर्ष आहे. 2001 साली पहिल्यांदा या पुरस्कारांना प्रारंभ झाला आणि सर्वप्रथम पुरस्कार दिला गेला तो ज्येष्ठ पत्रकार बना जोग यांना. आणि त्यानंतर गेल्या 24 वर्षामध्ये वेगवेगळ्या प्रकाराने हा पुरस्कार वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या मंडळींना द्यायला सुरुवात झाली. 2001 ते 2012 मुद्रित माध्यमातल्या पत्रकारांना हा पुरस्कार दिला जात होता. 2013 साली त्याच्यामध्ये आकाशवाणीचे पत्रकार जोडले गेले. 2017 साली दूरदर्शनचे काही पत्रकार त्याच्यामध्ये जोडले गेले. आणि 2018 सालापासून सोशल मीडियाशी संबंधित पत्रकारिता करणाऱ्यांचा समावेश या पुरस्कारांमध्ये सुरू झाला. आजपर्यंत गेल्या 24 वर्षामध्ये 74 जणांना हा पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं. त्याच्यामध्ये 59 हे पुरुष कार्यकर्ते पत्रकार आणि 15 या महिला पत्रकार याच्यामध्ये गौरवल्या गेल्या. बना जोग, माननीय वीणा देवधर, MV कामत, अरुण पिकेकर, श्रीधर मराठे, नाना जोशी, त्यानंतर सरस्वती कोळेकर, ज्योती आंबेकर, स्वाती तोरसेकर, निखिल मात्रे, ज्ञानदा कदम अशा अनेकांचा उल्लेख या 74 पुरस्कारांच्या मध्ये आहे. जसा आज आणि याच्या आधी हा कार्यक्रम या ठिकाणी राजभवनमध्ये झाला, तसेच कार्यक्रम हे याआधी कल्याणमध्ये, चिपळूणमध्ये, गोव्यामध्ये अशाही ठिकाणी झाले. आणि गोव्याहून येणाऱ्या पत्रकारांना खूप अंतर लांबचं पडत असल्या कारणाने यंदा असाच एक कार्यक्रम पुन्हा गोव्यामध्ये हा व्हायचा आहे. नारदांचा परिचय हा मराठीतल्या वाचकांना आणखीन जाणकारांना समजावून सांगण्याची खरं म्हणजे गरज नाही. नारदांचं वर्णन जे केलं जातं ते वीणा वाजवत त्रैलोक्यामध्ये संचार करणारे नारद मुनी हा सगळ्यांना त्यांचा परिचय. ट्रॅव्हलिंग म्युझिशियन असं त्यांना म्हटलं जातं. पण नारदांचा दुसराही परिचय नारद हे कळलावे नारद अशा स्वरूपाचा हा आपल्याकडे करून दिला जातो. पण हे जरी असलं तरी मला असं वाटतं की नारद हे त्याहीपेक्षा त्या पलीकडे नारद हे स्वतः उत्तम लेखक होते. आणि नारदांनी लिहिलेले नारद पुराण, नारद स्मृती, नारद भक्ती सूत्र अशा स्वरूपाचे अनेक ग्रंथ हे प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे अशा स्वरूपाचं लेखन करणारा, अशा स्वरूपाचा त्रैलोक्यात संचार करणारा, अशा स्वरूपाचा देशहिताला, समाजहिताला, राष्ट्रहिताला प्राधान्य देणारा असा आद्य पत्रकार किंवा आद्य संवादक हा या दिवसाच्या निमित्ताने विश्वसंवाद केंद्राने निवडला आणि त्यांच्या स्मृतीचा अभिवादन करून अशा स्वरूपाचे कार्यक्रम हे साजरे करायला सुरुवात केली. या पुरस्कारासाठी विश्वसंवाद केंद्राने जी निवड समिती तयार केली, त्या निवड समितीमध्ये डॉक्टर उदय निरगुडकर, माननीय दिनेश गुणे, त्यानंतर किरण शेलार, मुंबई तरुण भारतचे संपादक, आणि मृणालिनी नानिवडेकर अशा चौघांचा समावेश होता. विश्वसंवाद केंद्राने पहिल्यापासून ही भूमिका ठेवली की ज्यांना पुरस्कार द्यायचा अशा कोणाही पुरस्कार दिल्या जाणाऱ्या किंवा सन्मानी व्यक्तीच्याकडून अर्ज मागवायचे नाही. आणि त्यामुळे कुणाकडूनही अर्ज न मागवता या निवड समितीने निवडलेल्या नावांमधून पहिला क्रमांक, पहिला प्राधान्य, दुसरं प्राधान्य अशा पद्धतीने नावं निश्चित केली जातात. आणि त्या नावांमधनं शेवटचे अंतिम जे 10 पुरस्कार आहेत हे आता 10 पुरस्कार निश्चित केले जातात. तसे यंदाचे 10 पुरस्कार जे आहेत त्यांची नावं सगळी अनाऊन्स झालेली आहेत. एकच दृष्टिकोन त्याच्यामध्ये ठेवला की जे मूल्याधिष्ठित पत्रकारिता करतात, जे समाजहिताला उपयोगी अशी पत्रकारिता करतात, जे देशहिताला प्राधान्य देणारी पत्रकारिता करतात, त्यांनाच हा पुरस्कार द्यायचा अशी भूमिका पहिल्यापासून विश्वसंवाद केंद्राने ठेवली. आणि त्याप्रमाणे या सर्व पत्रकारांची निवड या पुरस्कारासाठी झाली. मी सर्व पुरस्कारांचं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो. ज्यांनी ही निवड करण्याकरता या निवड समितीच्या सदस्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं त्या सर्व निवड समितीच्या सदस्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. आणि या कार्यक्रमाला माननीय राज्यपालांनी याचं मान्य केलं आणि त्यांच्या शुभ हस्ते हे पुरस्कार दिले जायचे. मी त्यांनाही मनापासून धन्यवाद देतो आणि
सुधीर जी, अपना खूब खूब आभार। आपने बहुत ही संक्षिप्त में सुंदर प्रस्तावना पुरस्कारों की रखी है। किसी के हक में किसी के खिलाफ लिख दूंगा, किसी के हक में किसी के खिलाफ लिख दूंगा, मैं तो आईना हूं, मैं तो आईना हूं, जो देखूंगा साफ लिख दूंगा। समय आ चला है सम्मानों के आरंभ का। तो सबसे पहले मैं सम्मान प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं श्री बालकृष्ण विष्णु कोणकर उर्फ प्रमोद कोणकर जी को। आप कृपया मंच पर आएं और महामहिम राज्यपाल जी के हाथों से सम्मान प्राप्त करें। रत्नागिरी के खेलशी गांव में रहने वाले बीए और फिर पत्रकारिता में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त प्रमोद कोणकर जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो 44 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं। 1977 से 1979 तक दैनिक रत्नभूमि रत्नागिरी में संवाददाता के रूप में अपने करियर की शुरुआत आपने की है। तत्पश्चात दैनिक सकाल मुंबई में 35 साल की प्रदीर्घ सेवा के बाद 2014 में आवृत्ति प्रमुखों पर शैक्षिक सेवानिवृत्ति ली। मुंबई और रत्नागिरी में पत्रकारिता करते हुए कोणकर जी ने कथा, लेख तथा फलस्वरूप आपको ज्येष्ठ पत्रकार सम्मान प्रदान किया गया। श्री प्रवीण टोकेकर जी, कीर्ति कॉलेज प्रभा देवी से आपने स्नातक की पदवी प्राप्त की है। श्री टोकेकर ने 1987 में मुंबई सरकार में एक प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में अपने करियर का आरंभ किया। महाराष्ट्र टाइम्स के खेल विभाग में उप संपादक संवाददाता रहे। सकाल ग्रुप में फीचर एडिटर एवं 2012 तक इंडियन एक्सप्रेस समूह के साप्ताहिक लोकसभा का संपादन एवं संचालन आपने किया है। इसके अलावा उनका क्लासिक हॉलीवुड फिल्मों पर व्यंग्य संवाददाता और विश्लेषक के रूप में कार्य किया है। भारत के प्रमुख समाचार पत्रों जैसे द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, एशियन एज, मिड डे, द इंडिपेंडेंस द्वारा प्रकाशित आपने प्राप्त किया। प्रिंट मीडिया में आपके द्वारा उल्लेखनीय कार्य हेतु आपको उत्तर में पत्रकारिता प्रशिक्षण देते हुए मुंबई समेत भारत के संवाददाता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। दीपक जी सोशल मीडिया पर सामाजिक राजनीतिक घटनाक्रम के विषय में अपना सक्रिय विचार रखते हैं। पत्रकारिता में मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके कार्यों के फलस्वरूप इस वर्ष का उत्कृष्ट वृत्त निवेदक का सम्मान आपको प्रदान किया जा रहा है। डॉक्टर नीलेश खरे जी, जयंती वागदरे जी तैयार रहेंगे। नीलेश जी पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री आपने प्राप्त की है। सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन इंटरनल सिक्योरिटी में उनकी थीसिस पुणे यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान की गई है। पत्रकारिता क्षेत्र में आपको उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको इस वर्ष का उत्कृष्ट पत्रकारिता सम्मान प्रदान किया जा रहा है। सुश्री जयंती वागदरे जी को गत 12 वर्षों से मनोरंजन क्षेत्र में आप कार्यरत हैं। मी मराठी, झी 24 तास और वर्तमान में प्लैनेट मराठी में पटला तर घ्या नामक लोकप्रिय सेलिब्रिटी चैट शो की स्थिति संचालिका आप हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र अनय जी पत्रकारिता में स्नातक हैं। आप 2006 से मुंबई में इजराइल के वाणिज्य दूतावास में विशेष परियोजना अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उनका YouTube चैनल MH मराठी मुख्य रूप से महाराष्ट्र राजनीति के केंद्रित है। और अंशुल जी के पश्चात निनाद पाटिल जी तैयार रहेंगे। अंशुल जी ने सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय से मानव संसाधन में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। अंशुल पांडे लेखकों, शिक्षाविदों, कवियों, पत्रकारों के परिवार से आते हैं। हाल ही में तेलुगु सुपरस्टार पवन मुंबई पुलिस बल में कार्यरत श्री पाटिल को यात्रा संस्मरण लिखने, कविता पाठ करने, इतिहास का विश्लेषण एवं संग्रह करने की विशेष रुचि है। उनके द्वारा कई ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया है। साथ ही जी ने पुणे विद्यापीठ से स्ट्रक्चरल इंजीनियर में मास्टर्स किया है। अपने इंस्टाग्राम चैनल के द्वारा तथ्य पर आधारित जानकारी लोगों तक पहुंचाने का कार्य ऋषिकेश जी कर रहे हैं। सोशल मीडिया के क्षेत्र में और प्रमुख इंस्टाग्राम में आपके कार्यों के लिए इस वर्ष का उत्कृष्ट मनोगत प्रकट करने के लिए अब मैं
श्री अनय जुगलेकर जी को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आए और सर्वप्रथम मी विश्वसंवाद केंद्रातर्फे इथे ज्या ज्या पत्रकारांना आणि समाज माध्यमातल्या इन्फ्लुएन्सना देवर्षी नारद सन्मान पुरस्कार दिला गेला त्यांच्या वतीने विश्वसंवाद केंद्राचे आणि महामहिम राज्यपाल जींचे आभार व्यक्त करतो. आजच्या काळात पत्रकारिता अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे. आज प्रेस फ्रीडम डेही आहे आणि या आव्हानांचा सामना करताना ज्यांनी मूल्याधिष्ठित पत्रकारिता केली, ज्यांनी एका विचारधारेला राष्ट्रहिताची पत्रकारिता केली, या सगळ्यांचा सन्मान इथे होणं महत्त्वाचं आहे. खास करून आमच्यासारख्या लोकांना की जो पत्रकार नहीं है, जो अपने नौकरी धंधा संभाल के इस क्षेत्र में कोई न्यूज़पेपर में कॉलम लिख रहा है, कोई टीवी में डिबेट शो में जा रहे हैं, कोई सोशल मीडिया में अपना मनोगत व्यक्त कर रहे हैं, उनको आज इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने एक नया प्लेटफॉर्म दे दिया है. मुझे याद है मैंने 2007 साल में पहला वीडियो यूट्यूब में अपलोड किया था. वो वीडियो था 2007 के चुनाव में. मैं जहाँ पे एज अ बैकपैकर गुजरात गया था, तभी मोदी जी का भाषण था, उसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला था और उस वीडियो को जो रिस्पांस मिला था तभी वो 5-6 हज़ार लोगों ने देखा रहेगा. वहाँ से लेकिन ये यूट्यूब का सिलसिला शुरू हुआ. आज लेकिन यूट्यूब का जो एक प्लेटफॉर्म बन चुका है और जो कन्वेंशनल मीडिया को भी और जो मीडिया से ताल्लुक नहीं रखते ऐसे लोगों को भी एक अपना एक कहना लोगों तक पहुंचाने के लिए जो ये किया है, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी क्षण है. और खास करके बिकॉज ऑफ डिजिटल इंडिया आम लोग भी एक मोबाइल सिम के द्वारा कौन से भी अपने जो पसंदीदा कार्यक्रम है वो सब यूट्यूब पे देख सकते हैं. वैसे भी चीज़ ट्विटर, फेसबुक और कन्वेंशनल मीडिया जो भी आज इंटरनेट के द्वारा लोगों तक पहुँचती है. तो ये सब बदलते चीज़ों में जो पत्रकारिता करते हैं, जो विश्लेषक आज काम करते हैं, उनको एक जगह पे लोकतंत्र में एक अपना विश्वास आगे लेके जाने का आह्वान आए हुए. और दूसरी जगह जो नया तंत्रज्ञान, न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है कि जैसे चैट जीपीटी के दौर में सच में विश्लेषक की जरूरत है या आप कंप्यूटर को सवाल पूछोगे और आपको कौन सा भी एनालिसिस सामने आएगा, ऐसे भी आह्वान उनके सामने है. तो इसी क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनका भी मैं मनपूर्वक अभिनंदन व्यक्त करता हूँ. और ये मेरे 2 शब्द यहाँ पे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी. वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण टोकेकर जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपने विचार हमारे सामने रखें. प्रवीण जी. नमस्कार. महामहिम राज्यपाल जी, विश्व संवाद केंद्र के प्रमुख सुधीर जुगलेकर जी, श्री भांडारकर जी, इसके आगे फक्त मराठी. उपहास लेखन करणारा किंवा व्यंग सटायर कॉलम लिहिणारा कोणीतरी एखादा माणूस जो काही बातम्या देत नाही किंवा काही तो स्कूप काढत नाही, कोणावरती टीका करत नाही, अशा एका माणसाला पत्रकार सन्मान पुरस्कार देणं हे माझ्यासाठी दुर्मिळ आहे आणि मला खूप ते खास वाटतं. मी गेली जवळजवळ 12 वर्ष हा स्तंभ लिहितो आहे आणि त्याला वाचकप्रियता खूप मिळाली. पण हे असे सन्मान फार दुर्मिळ, फार वाट्याला आले नाहीत. आज या निमित्ताने तो माझ्या वाट्याला आलेला आहे आणि ते सुद्धा देवर्षी नारद त्यांच्या नावाचा पुरस्कार मला मिळाला. ही खूपच मोठी गोष्ट आहे. आणि देवर्षी नारद हे लेखक म्हणजे प्रिंटमधले पत्रकारही होते, ते डिजिटल मीडियावाले होते, कारण ते अंतर्ज्ञानी, त्रिकालज्ञानी असे होते, किंवा ते सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर सुद्धा होतेच. हे सगळं काही असलेला अर्क असलेला एक पुरस्कार मला मिळाला, तो सुद्धा वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस फ्रीडम डेला. ही माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि त्यातून मला प्रश्न असा पडला की आता मला लोक हळूहळू पत्रकार समजायला लागलेत, मी नुसताच स्तंभ लिहित नाही आहे. तर त्यामुळे तो मला अधिक सुखद असा आहे. आणि इतरही माझ्याबरोबर जे दिसत आहेत, मला ते तरुण सगळी मुलं दिसत आहेत आणि खूप छान छान ते करत असतात काहीतरी, आणि त्यांचं मी अभिनंदन करतो.
त्यांना मिळालेल्या या पुरस्काराबद्दल आणि त्यांच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांचे आणि विश्वसंवाद केंद्राचे आभार मानतो. धन्यवाद. प्रवीण जी का बहुत बहुत धन्यवाद. हिंदी साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर महादेवी वर्मा जी ने लिखा है कि पत्रकारिता एक रचनाशील शैली है. इसके बगैर समाज को बदलना असंभव है. अतः पत्रकारों को अपने दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह निष्ठापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पैरों के छालों से इतिहास लिखा जाएगा. अब मैं महामहिम राज्यपाल जी से निवेदन करता हूँ कि वे कृपया पधारें और हम सभी को अपना महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दें. महामहिम राज्यपाल जी. आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्री सुधीर जोगलेकर जी, अध्यक्ष विश्व संवाद केंद्र व वरिष्ठ पत्रकार संपादक, नीतीश भंडारकर, वरिष्ठ पत्रकार, और नीतीश को मैं बचपन से जानता हूँ. मैं जब राजनीति में था, मैं चुनाव लड़ता था, तो नीतीश जुलूस निकाल के रमेश भैया जिंदाबाद का नारा लगाते थे. पुरस्कार चयन समिति के सदस्य, देवर सिंह नारद पत्रकारिता पुरस्कार के सभी विजेतागण, विभिन्न क्षेत्र से आए पत्रकार, और आज हमारे बीच में काउंसलेट जनरल इजराइल के भी बैठे हुए हैं. भाइयों और बहनों, विश्व संवाद केंद्र द्वारा स्थापित देवर सिंह नारद पत्रकारिता पुरस्कार सम्मान समारोह में सम्मिलित होकर अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा हूं. देवर सिंह नारद पत्रकार सम्मान के लिए चुने गए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया के सभी पत्रकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं. श्री सुधीर जोगलेकर जैसे प्रतिष्ठित संपादक और वरिष्ठ पत्रकार विश्व संवाद केंद्र के प्रमुख हैं. पुरस्कार चयन समिति के जूरी सदस्य भी महाराष्ट्र के बेहद प्रतिष्ठित पत्रकार हैं. डॉक्टर उदय निर्गुणकर, मृणाल, किरण शेलार, दिनेश गुणे जैसे जाने माने पत्रकार चयन समिति के सदस्य हैं. विश्व संवाद केंद्र पुरस्कार ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं. ऐसे समिति द्वारा चयन होकर देवर सिंह नारद के नाम से दिए जाने वाला सम्मान प्राप्त करना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है. मैं चयन जूरी के सभी सदस्यों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई देता हूँ. देवर सिंह नारद एक महान भक्त और ब्रह्मज्ञानी संत होने के अलावा बेहतरीन प्रभावशाली वक्ता और संचारकों में से एक थे. उन्होंने व्यापक सार्वजनिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने वाणी और संचार की शक्ति का उपयोग किया. कई लोग उन्हें पहला पत्रकार भी मानते हैं, इसलिए उनके नाम वाला पुरस्कार प्राप्त करना अपने आप में सम्मान की बात है. न्यूज एंकर श्री दीपक पंसुले, टाइम्स ऑफ इंडिया के श्री वैभव पुरंदरे, जी24 तास के संपादक श्री नीलेश खरे, प्लेनेट मराठी की सुश्री जयंती वाघधरे, लोकप्रिय यूट्यूबर श्री अनय जोगलेकर, लेखक और स्तंभकार श्री अंशुल पांडे और सोशल मीडिया पुरस्कार विजेता श्री निनाद पाटिल और श्री ऋषिकेश मगर का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ. राज्यपाल के रूप में पद संभालने के बाद महाराष्ट्र के पत्रकार मित्रों से मिलने और बातचीत करने का यह पहला अवसर है. मुझे आनंद है
आज हम आपसे मिल रहे हैं एक राजनीतिक संगठन, कार्यकर्ता, विधायक और फिर 7 बार सांसद, मंत्री और राज्यपाल के रूप में कार्य करते समय प्रदेश और देश के अनेक पत्रकारों के साथ मेरी अत्यधिक मित्रता रही है। वैसे राजनेता और पत्रकारों के बीच खट्टा मीठा का रिश्ता रहता है। यही इस रिश्ते की खूबसूरती है। सन 1978 में मैं रायपुर नगर निगम का पार्षद चुना गया, तब से लेकर 2023 तक मीडिया के क्षेत्र में काफी बदलाव आया। हमने 1975 से 1977 की अवधि देखी, जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था और कई पत्रकार जेल में बंद थे। राजनीति में मेरे मार्गदर्शक कुशाभाऊ ठाकरे जी भी जेल में थे, मेरे बड़े भाई भी जेल में थे। उन दिनों मीडिया सीमित था, फिर भी हमारे पत्रकार जी जान से लड़े और इमरजेंसी का कड़ा विरोध किया। सत्य की राह पर चलना हमेशा कठिन होता है। सत्य एक ही होता है, लेकिन लोग उसे अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। हमारे वेद कहते हैं, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। पहले सत्य जानने के लिए सीमित जरिए थे, आज माध्यम बहुत है, फिर भी सत्य खोजना कठिन हो रहा है। खबरें अनेक रंग बिरंगी आवरण में आती हैं। दोस्तों, हम 1990 के बाद से मीडिया क्रांति देख रहे हैं। मीडिया स्पेस में आज प्रिंट मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, डिजिटल मीडिया, स्वतंत्र चैनलों और सोशल मीडिया का बोलबाला है। इसलिए लोग ट्रेडिशनल माध्यमों से दूर जाते दिखते हैं। एक समय था समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया होता था और वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनता था। सुबह उठने के बाद चाय की चुस्की लेते हुए जब तक समाचार पत्र नहीं पढ़े तो ऐसा लगता था कि दिन अधूरा है। त्योहार के समय जब प्रेस की छुट्टी होती थी और एक दिन पेपर नहीं आता था, उस समय लगता था कि आज दिन कैसा कटेगा। लेकिन आज 24 घंटे का चैनल, मैं सूचना प्रसारण मंत्री भी रहा सुषमा जी के साथ, तो पहले मैं सोचता था कि जब रेडियो में हम सुनते थे तो रेडियो में कई बैंड अपन बदल के अपनी इच्छा अनुसार बैंड को सुनते थे। जब दूरदर्शन प्रारंभ हुआ तो मात्र दूरदर्शन का एक ही चैनल 12 बजे रात को बंद हो जाता था। तो उस समय हम सोचते थे कि क्या दूरदर्शन में कभी बैंड सिस्टम आ पाएगा कि जैसा हम रेडियो में सुनते हैं। लेकिन आज वो रेडियो से भी आगे निकल गए। आज लोग रिमोट कंट्रोल लेकर बैठे रहते हैं कि कौन से चैनल में क्या आ रहा है, और कोई भी एक चैनल को पूरी तरह नहीं देख पाते, क्योंकि मन में क्यूरियोसिटी होती है कि इसमें क्या आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है। यह आश्चर्य की बात है, आज बहुत अधिक लोग निजी व्यक्तियों, पत्रकारों और प्रभावशाली ओपिनियन मेकर्स द्वारा निर्मित कंटेंट देख रहे हैं। न्यूज़पेपर के संपादकीय संभवतः कम लोग भी पढ़ रहे हैं, लेकिन एक समय था कि सबसे पहले अखबार खोलते थे तो पहले संपादकीय पढ़ते थे, और उस संपादकीय में जो लेख आता था उससे उस पेपर का व्यू हमको पता लगता था। उससे कई लोग, विशेष रूप से युवा, आज स्वतंत्र ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स द्वारा निर्मित समाचार और विश्लेषण देख रहे हैं। मेरी पीढ़ी और शायद आपकी पीढ़ी अखबार पढ़ रही है, लेकिन युवा पीढ़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ कंटेंट देख रही है। इधर हम प्रेस की आज़ादी की बात कर रहे हैं, उधर हमारे युवा प्रेस से आज़ादी की बात की नजर आते हैं। आज से 20 साल बाद प्रिंट मीडिया का क्या परिदृश्य होगा, इसकी कल्पना करना कठिन लगता है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि प्रिंट मीडिया का अलग महत्व है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अलग महत्व है।
और कभी भी प्रिंट, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितना भी एडवांस हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितना भी एडवांस हो जाए, प्रिंट मीडिया कभी समाप्त होने वाली नहीं। क्योंकि प्रिंट मीडिया में एक बार कोई समाचार छप जाता है, कोई बातें छप जाती है, कोई लेख छप जाती है, वो एक इतिहास बनता है, एक रिकॉर्ड होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ दिन के बाद वो सब डिलीट हो जाते हैं। हालांकि फर्जी खबरों, अब अभद्र कंटेंट, अनुचित खबरों, झूठी खबरों में तेजी आई है। चिंता की बात है कि आजकल बहुत ही अनुचित सामग्री वीडियो सोशल मीडिया पर बनाए और साझा किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि केवल उपयुक्त सुरक्षित सामग्री ही युवा पीढ़ी और छात्रों तक पहुंचनी चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म पर अब शब्दों का हो रहा प्रयोग भी चिंताजनक का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक मंच पर आगमन हुआ है। कुछ लोग देश की तरक्की सह नहीं सकते, झूठे नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। हमें विभाजनकारी ताकतों से समाज को बचाना होगा। विश्व संवाद केंद्र जैसे संगठनों को देश के दुश्मनों द्वारा बनाए गए झूठे नैरेटिव मुकाबला को करना होगा। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया के सभी प्रमुख मोर्चों पर हमें देश के हितों की रक्षा करनी होगी। तथ्यों और आंकड़ों के साथ झूठे नैरेटिव का मुकाबला करने में मीडिया को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। भारत की सीमाओं पर योद्धाओं की तरह आप सभी लोकतंत्र, संप्रभुता, अखंडता और स्वतंत्रता के रक्षक योद्धा हैं। मैं आपको बधाई देता हूं और आपके भावी प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं। विभिन्न मीडिया के सर्वश्रेष्ठ पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए विश्व संवाद केंद्र की सराहना करता हूं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महामहिम जी का खूब खूब धन्यवाद। एक दबाव और तनाव के साथ जो कार्यक्रम आरंभ हुआ था, आपकी हंसती हुई वाणी के कारण अब मैं सहजता महसूस कर रहा हूँ, वरना जल्दबाजी और दबाव में। खैर, कलम यूं ही चलती रहे, फिर भले ही दुनिया जलती रहे। सच सच सबको दिखाता रहे, फिर भले झूठ बिकता रहे। राष्ट्रगान के साथ अब यह कार्यक्रम संपन्न होगा। सर्वप्रथम मी विश्व संवाद केंद्रातर्फे इथे ज्या पत्रकारांना आणि समाज माध्यमातल्या इन्फ्लुएन्सर्सना देवर्षी नारद सन्मान पुरस्कार दिला गेला, त्यांच्या वतीने विश्व संवाद केंद्राचे आणि महामहिम राज्यपाल जींचे आभार व्यक्त करतो। आजच्या काळात पत्रकारिता अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे। आज प्रेस फ्रीडम डेही आहे आणि या आव्हानांचा सामना करताना ज्यांनी मूल्याधिष्ठित पत्रकारिता केली, ज्यांनी एका विचारधारेला राष्ट्रहिताची पत्रकारिता केली, त्या सगळ्यांचा सन्मान इथे होणं महत्त्वाचं आहे। खास करून आमच्यासारख्या लोकांना की जो पत्रकार नहीं है, जो अपने नौकरी धंधा संभाल के इस क्षेत्र में कोई न्यूज़पेपर में कॉलम लिख रहा है, कोई टीवी में डिबेट शो में जा रहा है, कोई सोशल मीडिया में अपना मनोगत व्यक्त कर रहे हैं, उनको आज इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने एक नया प्लेटफॉर्म दे दिया है। मुझे याद है मैंने 2007 साल में पहला वीडियो यूट्यूब में अपलोड किया था। वो वीडियो था 2007 के चुनाव में, मैं जहाँ पे एज अ बैकपैकर गुजरात गया था, तभी मोदी जी का भाषण था, उसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला था और उस वीडियो को जो रिस्पांस मिला था तभी वो 5-6 हज़ार लोगों ने देखा रहेगा। वहाँ से लेकिन ये यूट्यूब का सिलसिला शुरू हुआ। आज लेकिन यूट्यूब का जो एक प्लेटफॉर्म बन चुका है और जो कन्वेंशनल मीडिया को भी और जो मीडिया से ताल्लुक नहीं रखते ऐसे लोगों को भी एक अपना एक कहना लोगों तक पहुँचाने के लिए जो ये किया है, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी क्षण है। और खास करके बिकॉज ऑफ डिजिटल इंडिया आम लोग भी एक मोबाइल सिम के द्वारा कौन से भी अपने जो पसंदीदा कार्यक्रम है वो सब यूट्यूब पे देख सकते हैं। वैसी भी चीज़ ट्विटर, फेसबुक और
कन्वेंशनल मीडिया जो भी आज इंटरनेट के द्वारा लोगों तक पहुंचती है, तो ये सब बदलते चीज़ों में जो पत्रकारिता करते हैं, जो विश्लेषक आज काम करते हैं, उनको एक जगह पे लोकतंत्र में एक अपना विश्वास आगे लेके जाने का आह्वान आया है। और दूसरी जगह जो नया तंत्रज्ञान, न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है कि जैसे चैट जीपीटी के दौर में सच में विश्लेषक की जरूरत है, या आप कंप्यूटर को सवाल पूछोगे और आपको कौन सा भी एनालिसिस सामने आएगा, ऐसे भी आप उनके सामने है। तो इसी क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनका भी मैं मनपूर्वक अभिनंदन व्यक्त कर रहा हूँ। और ये मेरे 2 शब्द यहाँ पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण टोकेकर जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपने विचार हमारे सामने रखें। प्रवीण जी। नमस्कार। महामहिम राज्यपाल जी, विश्व संवाद केंद्र के प्रमुख सुधीर जोगळेकर जी, श्री भांडारकर जी, इसके आगे फक्त मराठी। उपहास लेखन करणारा किंवा व्यंग सटायर कॉलम लिहिणारा कोणीतरी एखादा माणूस जो काही बातम्या देत नाही किंवा काही तो स्कूप काढत नाही, कोणावरती टीका करत नाही, अशा एका माणसाला पत्रकार सन्मान पुरस्कार देणं हे माझ्यासाठी दुर्मिळ आहे आणि मला खूप ते खास वाटतं. मी गेली जवळजवळ 12 वर्ष हा स्तंभ लिहितो आहे आणि त्याला वाचकप्रियता खूप मिळाली. पण हे असे सन्मान फार दुर्मिळ, फार वाट्याला आले नाहीत. आज या निमित्ताने तो माझ्या वाट्याला आलेला आहे आणि ते सुद्धा देवर्षी नारद त्यांच्या नावाचा पुरस्कार मला मिळाला. ही खूपच मोठी गोष्ट आहे. आणि देवर्षी नारद हे लेखक म्हणजे प्रिंटमधले पत्रकारही होते, ते डिजिटल मीडियामध्ये होते, कारण ते अंतर्ज्ञानी, त्रिकालज्ञानी असे होते, किंवा ते सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर सुद्धा होतेच. हे सगळं काही असलेला, अर्क असलेला एक पुरस्कार मला मिळाला, तो सुद्धा वर्ल्ड फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम डेला. ही माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि त्यातून मला प्रश्न असा पडला की आता मला लोक हळूहळू पत्रकार समजायला लागलेत, मी नुसताच स्तंभ लिहित नाही आहे. तर त्यामुळे तो मला अधिक सुखद असा आहे. आणि इतरही माझ्याबरोबर जे दिसत आहेत, मला ते तरुण सगळी मुलं दिसत आहेत आणि खूप छान छान ते करत असतात काहीतरी, आणि त्यांचं मी अभिनंदन करतो त्यांना मिळालेल्या या पुरस्काराबद्दल. आणि त्यांच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांचे आणि विश्व संवाद केंद्राचे आभार मानतो. धन्यवाद. प्रवीण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर महादेवी वर्मा जी ने लिखा है कि पत्रकारिता एक रचनाशील शैली है, इसके बगैर समाज को बदलना असंभव है। अतः पत्रकारों को अपने दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह निष्ठापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पैरों के छालों से इतिहास लिखा जाएगा। अब मैं महामहिम राज्यपाल जी से निवेदन करता हूँ कि वे कृपया पधारें और हम सभी को अपना महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दें। महामहिम राज्यपाल जी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्री सुधीर जोगलेकर जी, अध्यक्ष विश्व संवाद केंद्र व वरिष्ठ पत्रकार संपादक, नीतीश भंडारकर, वरिष्ठ पत्रकार, और नीतीश को मैं बचपन से जानता हूँ। मैं जब राजनीति में था, मैं चुनाव लड़ता था, तो नीतीश जुलूस निकाल के रमेश भैया जिंदाबाद का नारा लगाते थे। पुरस्कार चयन समिति के सदस्य, देवर्षि नारद पत्रकारिता पुरस्कार के सभी विजेतागण, विभिन्न क्षेत्र से आए पत्रकार, और आज हमारे बीच में काउंसलर जनरल इजराइल के भी बैठे हुए हैं,
भाइयों और बहनों, विश्व संवाद केंद्र द्वारा स्थापित देवर्षि नारद पत्रकारिता पुरस्कार सम्मान समारोह में सम्मिलित होकर अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। देवर्षि नारद पत्रकार सम्मान के लिए चुने गए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया के सभी पत्रकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। श्री सुधीर जोगलेकर जैसे प्रतिष्ठित संपादक और वरिष्ठ पत्रकार विश्व संवाद केंद्र के प्रमुख हैं। पुरस्कार चयन समिति के जूरी सदस्य भी महाराष्ट्र के बेहद प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। डॉक्टर उदय निगुणकर, मृणाल, किरण शेलार, दिनेश गुणे जैसे जाने माने पत्रकार चयन समिति के सदस्य हैं। विश्व संवाद केंद्र पुरस्कार ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं। ऐसे समिति द्वारा चयन होकर देवर्षि नारद के नाम से दिए जाने वाला सम्मान प्राप्त करना मैं समझता हूं बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं चयन जूरी के सभी सदस्यों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई देता हूं। देवर्षि नारद एक महान भक्त और ब्रह्मज्ञानी संत होने के अलावा बेहतरीन प्रभावशाली वक्ता और संचारकों में से एक थे। उन्होंने व्यापक सार्वजनिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने वाणी और संचार की शक्ति का उपयोग किया। कई लोग उन्हें पहला पत्रकार भी मानते हैं, इसलिए उनके नाम वाला पुरस्कार प्राप्त करना अपने आप में सम्मान की बात है। न्यूज एंकर श्री दीपक पलसुले, टाइम्स ऑफ इंडिया के श्री वैभव पुरंदरे, जी24 तास के संपादक श्री नीलेश खरे, प्लेनेट मराठी की सुश्री जयंती वागधरे, लोकप्रिय यूट्यूबर श्री अनय जोगलेकर, लेखक और स्तंभकार श्री अंशुल पांडे और सोशल मीडिया पुरस्कार विजेता श्री निनाद पाटिल और श्री ऋषिकेश मगर का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। राज्यपाल के रूप में पद संभालने के बाद महाराष्ट्र के पत्रकार मित्रों से मिलने और बातचीत करने का यह पहला अवसर है। मुझे आनंद है आज हम आपसे मिल रहे हैं। एक राजनीतिक संगठन, कार्यकर्ता, विधायक और फिर 7 बार सांसद, मंत्री और राज्यपाल के रूप में कार्य करते समय प्रदेश और देश के अनेक पत्रकारों के साथ मेरी अत्यधिक मित्रता रही है। वैसे राजनेता और पत्रकारों के बीच खट्टा मीठा का रिश्ता रहता है। यही इस रिश्ते की खूबसूरती है। सन 1978 में मैं रायपुर नगर निगम का पार्षद चुना गया। तब से लेकर 2023 तक मीडिया के क्षेत्र में काफी बदलाव आया। हमने 1975 से 1977 की अवधि देखी, जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था और कई पत्रकार जेल में बंद थे। राजनीति में मेरे मार्गदर्शक कुशाभाऊ ठाकरे जी भी जेल में थे, मेरे बड़े भाई भी जेल में थे। उन दिनों मीडिया सीमित था, फिर भी हमारे पत्रकार जी जान से लड़े और इमरजेंसी का कड़ा विरोध किया। सत्य की राह पर चलना हमेशा कठिन होता है। सत्य एक ही होता है, लेकिन लोग उसे अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। हमारे वेद कहते हैं, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। पहले सत्य जानने के लिए सीमित जरिए थे, आज माध्यम बहुत है, फिर भी सत्य खोजना कठिन हो रहा है। खबरें अनेक रंग बिरंगी आवरण में आती हैं। दोस्तों, हम 1990 के बाद से मीडिया क्रांति देख रहे हैं। मीडिया स्पेस में आज प्रिंट मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, डिजिटल मीडिया, स्वतंत्र चैनलों और सोशल मीडिया का बोलबाला है। इसलिए लोग ट्रेडिशनल माध्यमों से
दूर जाते दिखते हैं। एक समय था समाचार पत्र प्रिंट मीडिया होता था और वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनता था। सुबह उठने के बाद चाय की चुस्की लेते हुए जब तक समाचार पत्र नहीं पढ़े तो ऐसा लगता था कि दिन अधूरा है। त्योहार के समय जब प्रेस की छुट्टी होती थी और एक दिन पेपर नहीं आता था, उस समय लगता था कि आज दिन कैसा कटेगा। लेकिन आज 24 घंटे का चैनल, मैं सूचना प्रसारण मंत्री भी रहा सुषमा जी के साथ, तो पहले मैं सोचता था कि जब रेडियो में हम सुनते थे तो रेडियो में कई बैंड अपन बदल के अपनी इच्छा अनुसार बैंड को सुनते थे। जब दूरदर्शन प्रारंभ हुआ तो मात्र दूरदर्शन का एक ही चैनल 12 बजे रात को बंद हो जाता था। तो उस समय हम सोचते थे कि क्या दूरदर्शन में कभी बैंड सिस्टम आ पाएगा कि जैसा हम रेडियो में सुनते हैं। लेकिन आज वो रेडियो से भी आगे निकल गए। आज लोग रिमोट कंट्रोल लेकर बैठे रहते हैं कि कौन से चैनल में क्या आ रहा है, और कोई भी एक चैनल को पूरी तरह नहीं देख पाते, क्योंकि मन में क्यूरियोसिटी होती है कि इसमें क्या आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है। यह आश्चर्य की बात है, आज बहुत अधिक लोग निजी व्यक्तियों, पत्रकारों और प्रभावशाली ओपिनियन मेकर्स द्वारा निर्मित कंटेंट देख रहे हैं। न्यूज़पेपर के संपादकीय संभवतः कम लोग भी पढ़ रहे हैं, लेकिन एक समय था कि सबसे पहले अखबार खोलते थे तो पहले संपादकीय पढ़ते थे, और उस संपादकीय में जो लेख आता था उससे उस पेपर का व्यू हमको पता लगता था। उससे कई लोग, विशेष रूप से युवा, आज स्वतंत्र ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स द्वारा निर्मित समाचार और विश्लेषण देख रहे हैं। मेरी पीढ़ी और शायद आपकी पीढ़ी अखबार पढ़ रही है, लेकिन युवा पीढ़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ कंटेंट देख रही है। इधर हम प्रेस की आज़ादी की बात कर रहे हैं, उधर हमारे युवा प्रेस से आज़ादी की बात की नजर जाते हैं। आज से 20 साल बाद प्रिंट मीडिया का क्या परिदृश्य होगा, इसकी कल्पना करना कठिन लगता है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि प्रिंट मीडिया का अलग महत्व है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अलग महत्व है। और कभी भी प्रिंट अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितना भी एडवांस हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितना भी एडवांस हो जाए, प्रिंट मीडिया कभी समाप्त होने वाली नहीं। क्योंकि प्रिंट मीडिया में एक बार कोई समाचार छप जाता है, कोई बातें छप जाती है, कोई लेख छप जाती है, वो एक इतिहास बनता है, एक रिकॉर्ड होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ दिन के बाद वो सब डिलीट हो जाते हैं। हालांकि फर्जी खबरों, अब अभद्र कंटेंट, अनुचित खबरों, झूठी खबरों में तेजी आई है। चिंता की बात है कि आजकल बहुत ही अनुचित सामग्री वीडियो सोशल मीडिया पर बनाए और साझा किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि केवल उपयुक्त सुरक्षित सामग्री ही युवा पीढ़ी और छात्रों तक पहुंचनी चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म पर अब शब्दों का हो रहा प्रयोग भी चिंताजनक का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक मंच पर आगमन हुआ है। कुछ लोग देश की तरक्की सह नहीं सकते, झूठे नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। हमें विभाजनकारी ताकतों से समाज को बचाना होगा। विश्व संवाद केंद्र जैसे संगठनों को देश के दुश्मनों द्वारा बनाए गए झूठे नैरेटिव मुकाबला करना होगा। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया के सभी प्रमुख मोर्चों पर हमें देश के हितों की रक्षा करनी होगी। तथ्यों और आंकड़ों के साथ झूठे नैरेटिव का मुकाबला करने में मीडिया को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। भारत की सीमाओं पर योद्धाओं की तरह आप सभी लोकतंत्र, संप्रभुता, अखंडता
और स्वतंत्रता के रक्षक योद्धा हैं। मैं आपको बधाई देता हूं और आपके भावी प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं। विभिन्न मीडिया के सर्वश्रेष्ठ पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए विश्व संवाद केंद्र की सराहना करता हूं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महामहिम जी का खूब खूब धन्यवाद। एक दबाव और तनाव के साथ जो कार्यक्रम आरंभ हुआ था, आपकी हंसती हुई वाणी के कारण अब मैं सहजता महसूस कर रहा हूँ, वरना जल्दबाजी और दबाव में। खैर, कलम यूं ही चलती रहे, फिर भले ही दुनिया जलती रहे, सच सच सबको दिखाता रहे, फिर भले झूठ बिकता रहे। राष्ट्रगान के साथ अब यह कार्यक्रम संपन्न होगा। Got it.